सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित कहानी धागे। उस रात खाने के बाद कॉफ़ी पीते हुए हम केशी के नए रिकॉर्डों की चर्चा करने लगे। मुझे तो रात को नींद नहीं आती, मैंने ग्रामोफोन लाइब्रेरी में ही रखवा दिया है, मीनू ने कहा। क्या वह अब भी पीते हैं? मैंने धीरे से पूछा। केशी दूसरे कमरे में है। हाँ, लेकिन मेरे कमरे में नहीं। मीनू ने दरवाज़ा खोलकर पर्दा उठा दिया। बरामदे के परे लॉन अंधेरे में डूबा था। एक अपरिचित सी घनी सी शांति सारे अहाते में फैली हुई थी। हम कॉफ़ी पी चुके थे और अपने अपने खाली प्यालों के आगे बैठे थे। मीनू कुर्सी खिसका कर मेरे पास सरक आई थी। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। उसने मेरे दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों में भर लिए। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? शैल तुम्हारी राह देखते देखते अभी सोई है। मैं फाटक से तुम्हारे कमरे तक भागती आई थी, मैंने कहा। मैंने झूठ कहा था। मैं मीनू से यह नहीं कहूँगी कि मैं पिछले आधे घंटे से लॉन में अकेली बैठी रही थी। कहूँगी तो वह विश्वास ही नहीं करेगी। क्यों, तुम्हें अब भी अंधेरे से डर लगता है? मीनू हंस रही थी। उसका एक हाथ अब भी मेरी गोद में पड़ा था। बिजली की रोशनी में उसकी सफ़ेद पतली बाहें बहुत सफ़ेद थीं, बहुत पतली थीं। मुझे अजीब सा लगता। केशी इन हाथों को कैसे चूमता होगा? कैसे इन बाहों के महीन भूरे रोयों को सहलाता होगा? सुनो, परसों रात तुम क्या कर रही थी? क्यों? अपने कमरे में थी। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कनॉट प्लेस से घर लौटते हुए हम तुम्हारे हॉस्टल आए थे। बहका रही हो? मैंने कहा। सच आए थे, केशी से पूछ लेना। लेकिन इतनी रात भीतर कैसे आते? तुम्हारी मिसेज हैरी देखती तो हमें कच्चा चबा जाती। वह हंस रही थी। क्या तुम लोग रुके थे? हम हॉस्टल के बाहर खड़े रहे थे। तुम्हारे कमरे की बत्ती जली थी। केशी ने कई बार हॉर्न बजाया था। हमने सोचा था तुम हमारी कार का हॉर्न पहचान जाओगी, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मैं शायद सो गई थी, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तुम अब भी लाइट जलाकर सोती हो? मीनू ने पूछा। मिसेस हैरी कुछ नहीं कहती। यह वर्किंग वीमेंस हॉस्टल है और मिसेस हैरी कोई कॉन्वेंट स्कूल के मैट्रन थोड़े ही हैं, मैंने कहा। मीनू समझ गई। हम दोनों को एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई थी और हम दोनों हंसने लगे थे। उन दिनों मैं और मीनू स्कूल के हॉस्टल में रहा करते थे। कमरे में बत्ती जलाकर सोने की सख्त मनाही थी। अंधेरे में डर के मारे मेरी देह के पोर पोर से पसीना छूटने लगता था और मैं सबकी आंख बचाकर चोरी चुपके बत्ती जला लेती थी। डिनर के 2 घंटे बाद जब कभी मैट्रन कमरों का राउंड लगाने आती तो मेरा दिल रह रह कर दहल जाता। मैं आंख मूंद कर प्रार्थना करती रहती, किंतु मैट्रन की आंखें चील की तरह तेज थीं। उन्हें धोखा देना आसान नहीं था। वह बड़बड़ाते हुए मेरे कमरे में आती और बत्ती बुझा जाती, किंतु जब वह मेरे कमरे से जाने लगती तो मैं कांपते हाथों से उनकी स्कर्ट पकड़ लेती। प्लीज़ मैट्रन। वह हतबुद्धि सी मेरी ओर देखने लगती और झिड़कने लगती। क्या बात है, ये क्या बचपना है, वह कहती, किंतु मैं उनकी स्कर्ट पकड़े रहती और सिसकते हुए बार बार कहती, प्लीज़ मैट्रन, प्लीज़ प्लीज़। सारे हॉस्टल में यही बात फैल गई थी। ऊंची क्लास की लड़कियां या मीनू की सहेलियां जब भी मुझे देखती हंसते हुए बार बार कहती, प्लीज़ मैट्रन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मीनू शिमला याद आता है? न जाने कितने बरस बीत गए, मैंने कहा। हमने सोचा है अगली गर्मियों में वहाँ जाएंगे। केशी ने अभी तक शिमला नहीं देखा। तुम्हें उन दिनों छुट्टी मिल जाएगी। मैं मीनू को देखती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें नहीं मालूम तुम कैसी हो गई हो। कभी अपना चेहरा देखा है शीशे में? हाँ, देखा है, बड़ा प्यारा सा लगता है, मैंने कहा। नहीं रोनी, मजाक की बात अलग है। तुम्हें हमारे संग चलना होगा जब से तुम जबलपुर से आई हो। लेकिन मीनू आगे कुछ नहीं बोलती। शायद आगे मौन का एक दायरा है जिसे हम दोनों छूते हुए कतराते हैं। शायद मेरा चेहरा बहुत सफ़ेद सा हो गया है और वह डर सी गई है। मीनू कुर्सी से उठकर मेरे पास बहुत पास आ गई।
उसने मेरे गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए। उसकी आंखों में अजीब सा विस्मय है। मुझे भ्रम होता है कि वह मेरे और केशी के बारे में सब कुछ जानती है। वे बातें जो सिर्फ मेरी हैं, जिन्हें मैं अपनों से भी छिपा कर रखती हूँ, किंतु वह कभी मुझसे कहेगी नहीं। वह बड़ी बहन है, इसलिए वह मार्टर है। वह हमेशा मुझे अपने से बहुत छोटा समझती रहेगी। ये कुछ ऐसे क्षण हैं जब मैं मीनू से घृणा करती हूँ, बचपन से करती आई हूँ। कमरे में सन्नाटा खिंचा रहा। न जाने हम दोनों कितनी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। तुम बुरा मान गई? उसका स्वर भीगा सा था। तुम पागल हो मीनू, इस तरह हॉस्टल में अकेले कब तक रहोगी? मैंने उसकी ओर हंसते हुए देखा। अब मुझे डर नहीं लगता। मीनू कुछ बोली नहीं, चुपचाप अपनी उंगलियों को मेरे बालों में उलझाती रही। उसकी आंखें बहुत उदास हैं। वह मुझसे बड़ी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मैं उससे छोटी हूँ। लगता है जैसे दिन बीतते जाते हैं और वह वहीं एक ही स्थान पर खड़ी रही है जहाँ वह बरसों पहले थी। फिर भी उसके सामने मैं अपने को हमेशा ही बहुत हीन पाती हूँ। लगता है वह सब कुछ है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। यह उसका बड़प्पन नहीं। वह होता तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, तब मैं उससे लड़ भी लेती, उसे दोष देकर छुटकारा पा लेती। लगता है जैसे वह बहुत ऊंची दीवार पर बैठी हुई है और मैं उसे सिर उठाकर विस्मित आंखों से देख रही हूँ। रूनी, बहुत देर हो गई, तुम कपड़े नहीं बदलोगी? मीनू उठ खड़ी हुई। ठहरो, चलती हूँ। ये स्वेटर किसका है? मेरी निगाहें सामने सोफे पर टिक गईं, जहाँ हल्के सलेटी रंग के ऊन की लच्छियाँ और उनमें उलझी सलाइयाँ पड़ी थी। केशी का पुलोवर है, पूरी बाहों का। बुना हुआ हिस्सा उठाकर उसने मेरे हाथों में रख दिया। कैसा है? कल ही शुरू किया है? मैंने उसे छुआ नहीं। एक लंबे क्षण तक उसे अपने हाथों पर वैसे ही पड़ा रहने दिया। मेरे हाथ उसके नीचे दब गए हैं, उसके नीचे दबकर सिकुड़ से गए हैं। मीनू की स्निग्ध शांत आंखें और मेरे कांपते हाथों के बीच केशी का अधबुना स्वेटर एक लंबे पल के लिए बिना हिले डुले पड़ा रहता है। मैंने आज तक केशी को फुल स्लीव का पुलोवर पहने नहीं देखा। पता नहीं उस पर कैसा लगेगा। मीनू ड्राइंग रूम में चली गई। मैं कुछ देर तक उस कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ। सब और सन्नाटा है। केवल किचन से प्यालों और प्लेटों की हल्की खनखनाहट सुनाई दे जाती है। दरवाजे की जाली पर फीकी सी चांदनी उतर आई है। खिड़की के परे बरामदा है, लाल बजरी की सड़क है। उसके पीछे मोटर रोड को लांग कर पहाड़ी आती है, जिसके टीले लॉन से दिखाई देते हैं और लॉन में पत्तियां हैं, हवा में सरसराती घास है। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? मीनू के स्वर में हल्की सी झिड़की थी। मैं चौंक गई। केशी का स्वेटर अब भी मेरी गोद में पड़ा था। मीनू, क्या झाड़ियों में बेर आ गए? अभी कहाँ, कहीं दिसंबर में जाकर पकेंगे। याद नहीं, पिछले साल इन्हीं दिनों हम पहाड़ी पर पिकनिक पर गए थे। बेर खाकर शैल का गला पकाया था। वे कच्चे थे। तुमने पके बेर नहीं खाए, बिल्कुल काफल जैसे मीठे होते। मीनू, शिमले के काफल याद हैं? और खट्टे दाड़ू? तुम उनका लाल रस अपनी उंगली पर लगाकर कहती थी, ये मेरा खून है, और माँ डर जाती थी। हम उस क्षण भूल गए कि इन बरसों के दौरान ढेर सी उम्र हम पर लद गई है, कि बरसों पहले उसका विवाह हुआ था और मैं एक बच्चे की माँ हूँ। हम दरवाजे पर खड़े खड़े देर तक एक दूसरे को वे बातें याद दिलाते रहे जो हम दोनों को मालूम थी, जिन्हें हमने कितनी बार दोहराया था, किंतु हर बार यही लगता था कि हम उन्हें भूल गए हों। हर बार उन्हें दोबारा याद करने का बहाना सा करते थे। कल तुम्हारा ऑफ डे है, हम लोग पहाड़ी पर जाएं तो कैसा रहे? सच? मैंने खुशी से मीनू का हाथ पकड़ लिया। केशी से कहेंगे कि वह अपना ग्रामोफोन ले चले, बिल्कुल पिछले साल की तरह। रूनी, इट विल बी वंडरफुल। सच, बिल्कुल पिछले साल की तरह। पिछला साल। एक ठंडी बर्फीली सी झुरझुरी मेरी पीठ पर सिमट आई। वह सितंबर का महीना था। मैं शैल को लेकर दिल्ली आई थी। सब कुछ पीछे छोड़ आई थी, अपना घर बार, अपनी गृहस्थी। सबने यही समझा था कि मैं कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। कुछ दिन रहूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। यही सितंबर का महीना था। हम पहाड़ी पर पिकनिक के लिए गए थे।
बेर की झाड़ियों के पीछे मैंने साहस बटोर कर मीनू से पहली बार बात कही थी, जो इतने दिनों से मैं अपने में छिपाती चली आ रही थी। मीनू ने समझा था कि मैं हंसी कर रही हूँ, किंतु अगले पल जब उसने मेरे चेहरे को देखा तो वह चुप रही थी, कुछ भी नहीं बोली थी। एकदम फटी फटी आंखों से मुझे निहारती रही थी। कल उस बात को बीते 1 साल हो जाएगा। कल हम फिर पिकनिक के लिए जाएंगे। गेस्ट रूम की बत्ती जली है। मैं दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाती हूँ, पीछे देखती हूँ। फाटक के पास चांदनी में मेरी छाया लॉन के आर पार खिंच गई है। लगता है रात सफ़ेद है। बंगले की छत, दूर पहाड़ी के टीले, घास पर एक दूसरे को काटती छायाएं, सब कुछ सफ़ेद है। घास के तिनके अलग अलग नहीं दिखते। एक हरा सा धब्बा बनकर पेड़ों के नीचे वे एक दूसरे के संग मिल गए हैं। यहाँ से उस कमरे का कोना दिखता है जिसमें मीनू और केशी सोते हैं। कोना भी नहीं, केवल दीवार का एक टुकड़ा जो झाड़ियों से जरा दूर है। लेकिन लगता है जैसे झाड़ियां अंधेरे के संग संग दीवार के पास तक खिसक आई हैं। एक क्षण के लिए भ्रम होता है कि मैं भूल से यहाँ आ गई हूँ, कि ये मीनू का बंगला नहीं है, वह लॉन नहीं है जिसके कोने कोने से मैं परिचित हूँ। जब कभी कोई पक्षी झाड़ियों से बाहर निकलकर उड़ता है, उसके डैनों की छाया घूमते हुए लहू की तरह चांदनी पर फिसलने लगती है। कमरे में दबे पांवों से आई। मेरे पलंग के पास शैल का बिस्तर लगा था। चप्पल उतार कर मैं धीरे से उसके पास बैठ गई। देर तक उसकी मुंदी आंखों को देखती रही। एक बार उसने आंखें खोलकर मुझे देखा था, केवल निमिष भर के लिए, किंतु नींद ने दूसरे ही क्षण उसकी पलकों को अपने में ओढ़ लिया था। बत्ती बुझाकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। चांदनी इतनी साफ है कि बुक केस पर रखी केशी की किताब का टाइटल भी अंधेरे में चमक रहा है, टाइम, स्पेस एंड आर्किटेक्चर। बाहर की खुली खिड़की पर शैल के झूले की रस्सी टंगी है। उसकी छाया खिड़की की जाली पर तिरछी रेखाओं से पड़ रही है। जब हवा का झोंका आता है तो ये रेखाएं मानो डर कर कांपती हुई एक दूसरे से सट जाती हैं। न जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद मेरा भ्रम रहा होगा और मैं सांस रोके लेटी रहती हूँ। कमरे की चुप्पी में एक अजीब सी गर्माहट है, जैसे कोई चीज दीवारों से रिस रिस कर बहती हुई मेरे पलंग के इर्द गिर्द जमा हो गई हो। लगता है जैसे पास लेटी शैल की सांस मेरे पास आते आते भटक जाती है और मैं उसे सुन नहीं पाती। सुनती हूँ, कुछ देर ठहर कर, कुछ निस्तब्ध पलों के बीत जाने के बाद दोबारा सुनती हूँ। ना, पहला भ्रम महज भ्रम नहीं था। बीच के गलियारे में धीमी सी आहट हुई है। कुछ देर तक सन्नाटा रहता है। कई मिनट इसी तरह अनिश्चित प्रतीक्षा में बीत जाते हैं। बाहर का दरवाजा हवा चलने से कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। जब खुलता है तो गलियारे में धूल से सनी पत्तियां दीवार से चिपटी हुई तितलियों की तरह उड़ने लगती हैं। गलियारे के सामने लाइब्रेरी की बत्ती जली है। खूंटी से मीनू की शॉल उतार कर मैंने ओढ़ ली है। बाहर आई नंगे पांव। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला था। टेबल लैंप के हरे शेड के पीछे केशी का चेहरा छिप गया है। सोफे पर केवल उसकी टांगें दिखाई देती हैं। सामने तिपाई पर कोन्याक की बोतल और खाली गिलास पड़े हैं। उनकी छाया हूबहू वैसी ही स्टिल लाइफ की तरह दीवार पर खिंच आई है। बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। तुम अभी सोई नहीं? उसने मुझे देख लिया था। मैं कुछ देर तक चुपचाप देहरी पर खड़ी रही। इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? वह सोफे पर बैठ गया था। उसकी उंगली अभी तक किताब के पन्नों के बीच दबी थी। मीनू को पसंद नहीं कि मैं उसके कमरे में पीऊं। रात को मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। यहीं सोते हो? मेरा स्वर कुछ ऐसा था कि खुद मुझसे नहीं पहचाना गया। कभी कभी। एनीवे, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, इज इट? वह धीमे से हंस दिया। मैं उसकी ओर देखती रही। बाहर अंधेरे में बजरी की सड़क पर भागती पत्तियों का शोर हो रहा था। कुछ देर तक हम दोनों रात की इन अजीब खामोश आवाज़ों को सुनते रहे। मैं तुम्हारे कमरे तक आया था, फिर सोचा शायद तुम सो गई हो। कुछ कहना था? बैठ जाओ। केशी का चेहरा पत्थर सा भावहीन और शांत था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे मैं पढ़ पाती।
उसकी छाया आधी ग्रामोफोन पर और आधी दीवार पर पड़ रही है। ग्रामोफोन और किताबों की शेल्फ के बीच एक छोटी सी मेज है जिस पर रिकॉर्डों का बंडल रखा है जो शायद अभी तक खोला नहीं गया है। जबलपुर से चिट्ठी आई है। केशी ने मेरी ओर नहीं देखा। वह शायद यह भी नहीं जानता कि मैं उसकी ओर देख रही हूँ। तुमसे पूछना था कि क्या उत्तर दूँ, उसने कहा। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन केशी चुप है। वह भी शायद प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें क्यों भेजा है? पत्र तुम्हारे लिए है। सिर्फ लिफाफे पर मेरा नाम है। केशी ने जेब से लिफाफा निकाला और उसे ग्रामोफोन पर रख दिया। इसे पढ़ लो। लिफाफे पर जो हस्तलिपि है उसे पहचानती हूँ। उसे देखकर जिस व्यक्ति का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है उसे पहचानती हूँ। क्या मैं कभी अपने अतीत से छुटकारा नहीं पा सकूंगी? वह हमेशा छाया की तरह पीछे आता रहेगा। पढ़ोगी नहीं? क्या होगा? केशी हताश भाव से मुझे देखता है। मैं जानती हूँ कि वह क्या सोच रहा है। तुम्हें बुलाया है। जानती हूँ। वह एक बार शैल को देखना चाहते हैं। वह शैल के पिता हैं। जब आकर देखना चाहें देख लें। अपने संग ले जाना चाहें ले जाएं। मैं रोकूंगी भी नहीं। मैं रोकूंगी नहीं, यही मैंने कहा था। केशी निर्विकार भाव से मुझे देखता रहा था। वह सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी कुर्सी से चिपकी बैठी रहती हूँ। मुझे लगता है मैं रात भर इसी कुर्सी पर बैठी रहूंगी। रात भर केशी खिड़की के पास खड़ा रहेगा। रूनी, तुमने सोचा क्या है? क्या ऐसे ही रहोगी? मेरी आंखें अनायास उसके चेहरे पर उठ आई थीं। कुछ है मेरे भीतर जो बहुत निरीह है, बहुत विवश है। केशी उसे नहीं देखता है। अगर देखता है भी तो भी शायद आंखें मूंद कर। इस क्षण भी वह चुप है। उसकी भावहीन पथरीली आंखों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं ले सकूं जो वह मुझे दे सके। मुझे अचानक शर्म आती है अपने पर, अपनी कमजोरी पर, और मैं हंस पड़ती हूँ। मेरी समूची देह बार बार किसी झटके से हिल उठती है। रूनी! केशी का मुख एकदम म्लान सा हो उठा था। उसका स्वर मुझे अजीब सा लगा था। मैं हंसते हंसते सहसा चुप हो गई। वह धीमे झिझकते कदमों से मेरे पास चला आया था। बीच में ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन पर लिफाफा रखा था। रूनी, मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना है। तुम चाहो तो अपने कमरे में जा सकती हो। मैं कुछ नहीं कहती। मैं सिर्फ उसकी कमीज का खुला कॉलर देख रही हूँ जिसके पीछे उसकी छाती के भूरे बाल बिजली की रोशनी में चमक रहे हैं। दूसरे कमरे में कभी कभी सोती हुई शैल की सांसें सुनाई दे जाती हैं। उन्हें सुनकर मन फिर स्थिर हो जाता है। लगता है उन नरम सांसों की आहट ने कमरे की हवा को बहुत हल्का सा कर दिया है। सुना है तुम कुछ नए रिकॉर्ड लाए हो? हाँ, सुनोगी? अभी नहीं, शैल सो रही है। हम तुम्हारे हॉस्टल गए थे। हाँ, मीनू ने कहा था तुमने कार का हॉर्न बजाया था। तुमने सुना था? तुम नीचे क्यों नहीं आई? हम पोर्च के बाहर खड़े रहे थे। मैं सो रही थी। मुझे लगा मैं सोते हुए सुन रही हूँ। कुछ देर तक हम चुप बैठे रहे। मुझे लगा हम दोनों किसी छोटे से स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे हैं। दोनों चुपचाप अपनी अपनी ट्रेनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु बीच के इन लम्हों को हम अच्छी तरह गुजार देना चाहते हैं ताकि बाद में हम दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के प्रति कोई गिला, कोई शिकायत ना रहे। यू वोंट माइंड रूनी, विल यू? किंतु उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। ग्लास में कोन्याक ढालते हुए उसने मेरी ओर देखा था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता रूनी? उसका स्वर बहुत धीमा सा कोमल हो आया था। मीनू को बुरा लगता है। रात को वह मुझे अपने कमरे में नहीं पीने देती। मैं चुपचाप उसकी ओर देखती रहती हूँ। लगता है इस क्षण भी जब वह मेरे सामने तिपाई पर झुका हुआ पी रहा है, उसमें कुछ ऐसा है जिसमें केवल होने भर का आभास होता है, किंतु जो उंगलियों में आता आता फिसल जाता है। मैं उसका गोल पीला चेहरा, गालों की चौड़ी उभरी हुई हड्डियां, तनिक गहरी उदास आंखें देख सकती हूँ। सिर के बाल धीरे धीरे उड़ते जा रहे हैं, जिनके कारण माथा बहुत ऊंचा दिखाई देता है। कुछ चेहरे होते हैं जो तुरंत अपना प्रभाव अंकित कर जाते हैं। केशी का चेहरा ऐसा नहीं था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो दृष्टि को रोक सके, एकाएक स्तंभित कर सके। वह चेहरा बहुत पुराना है।
जिसे देखना नहीं होता, केवल पहचानना होता है। यह अजीब है, किंतु जब कभी मैं उसके चेहरे को देखती हूँ, पुराने पत्थरों पर खुदा हायरोग्राम याद हो आता है। बहुत दूर, किंतु जाना पहचाना सा। आज शाम मैंने तुम्हें खिड़की से देखा था, उसने कहा। कहाँ? तुम अंधेरे में लॉन में बैठी थी। मैंने तुम्हें बंगले में आते देखा था। तुम फाटक के भीतर घुसी थी। तुम घास पर बैठी रही थी और भीतर किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि तुम हॉस्टल से आ गई हो। अंधेरे में घास पर बैठी हो। वे सब तुम्हारी राह देखते रहे थे। केशी ने अपने गिलास में कुछ और कोन्याक ढाल ली। हालांकि अभी गिलास खाली नहीं हुआ था। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था। वह खिड़की के बाहर देख रहा है, मानो मैं अब भी कमरे में न होकर अंधेरे लॉन में बैठी हूँ। इन गर्मियों में शायद हम शिमला जाएंगे। हाँ, मीनू ने बताया था। तुम भी हमारे संग चलोगी? मैं हंसने लगती हूँ। फिर हम खामोश हो जाते हैं। बाहर गलियारे में एक छोर से दूसरे छोर तक सूखे पत्ते भाग रहे हैं। हवा से दरवाजा कभी खुलता है, कभी बंद होता है। केशी, एक बात पूछूं? क्या रूनी? तुमने मुझे वह पत्र क्यों दिखाया? क्या तुम सचमुच सोचते थे कि मैं वापस लौट जाऊंगी? यह तुम्हारी इच्छा है रूनी। और तुम? मैं हकलाकर चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आगे कुछ भी कहना बेकार है। लगता है हम दोनों एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां शब्दों के कोई अर्थ नहीं रह जाते, जहां हम बिना सोचे समझे एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ कोई माने नहीं रखता। लगता है शब्दों का झूठ सच हमसे नहीं जुड़ा है, वे अपनी जिम्मेदारी पर खुद खड़े हैं। उस क्षण मुझे पहली बार पता चला कि जो शब्द हम बोलते हैं वे कभी कभी अपने में कितने अकेले हो जाते हैं। केशी ने धीरे से गिलास उठाया। गिलास के कांच और उंगलियों के बीच रोशनी का धब्बा कोन्याक पर धीरे धीरे तिर रहा है। तुम यहाँ हॉस्टल में कब तक रहोगी? मैं धीरे से हंस देती हूँ। तुम मेरे बारे में कब से सोचने लगी केशी? कोन्याक पर केशी की आंखें थिर हैं। माथे पर पसीने की हल्की झाई उभर आई है। उसके होंठ गिलास से चिपके हैं। वह पी नहीं रहा है। वह पी नहीं रहा और मैं चुप बैठी हूँ। और मुझे लगा कि मुझे कुर्सी से उठ जाना चाहिए और अपने कमरे में चले जाना चाहिए। फिर भी मैं बैठी रही और मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। और मुझे ज़रा अजीब लगा था कि मीनू अपने कमरे में सो रही है और इतनी रात गए मैं केशी के कमरे में बैठी हूँ और दूसरे कमरे में शैल है, जो कल मुझे अपने बिस्तर के पास देखकर हैरान हो जाएगी। और मुझे धीरे धीरे बहुत देर तक ढेर सी खुशी हो रही है कि कल शाम को मैं वापस अपने हॉस्टल लौट जाऊंगी। वहाँ मिसेस हैरी हैं, मेरा अकेला कमरा है, निखिल है, ये सब इस बंगले की परिधि से बाहर हैं। केशी के ग्रामोफोन पर रखे लिफाफे से बाहर हैं वे। मेरा अतीत नहीं जानते और मुझसे कभी कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं पूछते जिसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। नहीं है मेरे पास। निखिल केशी से कितना अलग है। निखिल का संबंध बहुत सी चीज़ों से है। यदि हम उन्हें समझ लें तो निखिल को जानना सहज है। केशी निखिल नहीं है। उसकी डिज़ाइन, उसके रिकॉर्ड सब उससे अलग हैं। उसे समझने के लिए केवल उसके पास ही जाया जा सकता है और वह चुप है। मैंने एक बार केशी से पूछा था कि वह आर्किटेक्ट है, फिर उसे क्लासिकल म्यूजिक से इतना लगाव कैसे उत्पन्न हो गया। देयर इज स्पेस, उसने बहुत धीरे से अंग्रेजी में कहा था। स्पेस? मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखती रही थी। हाँ, स्पेस को दोनों ही अपने अपने ढंग से छूते। उस क्षण उसके होंठों पर झिझकती सी मुस्कुराहट सिमट आई थी। मैंने उसकी आंखों में वह अजीब सी दूरी देखी थी जो उस बूढ़े अंग्रेज की आंखों में थी, जिसे हमने सिमिट्री के भीतर जाने से रोक लिया था। तब मैं बहुत छोटी थी। एक शाम अपने नौकर के संग सैर करती हुई शिमले में संजौली की सिमिट्री तक चली गई थी। चारों तरफ पहाड़ियां थीं। बड़े बड़े पत्थरों के बीच उगती लंबी घास थी। हम कब्रों को देखना चाहते थे, लेकिन सिमिट्री का फाटक बंद था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा अंग्रेज हमारे पास आया था। उसने हमसे पूछा था कि हम वहाँ सिमिट्री के सामने क्यों खड़े हैं। इसका फाटक क्यों बंद है? मैंने पूछा था। हमेशा बंद रहता है, उस अंग्रेज ने हंसते हुए कहा था। सो लेट द डेड मे लाई इन पीस।
आज बरसों बाद भी मैं उस बात को भूली नहीं हूँ। आज भी जब कभी केशी स्पेस की बात करता है तो उसकी आंखों में वही अलंग्य अपरिचित दूरी का स्वभाव घिर आता है जो बरसों पहले मैंने उस अंग्रेज की आंखों में देखा था। और मुझे लगता है कि सामने बंद फाटक है जो कभी कोई खोलेगा भी नहीं। कब्रें हैं, पहाड़ी हवा है और पत्थरों के बीच लंबी घास है जो हवा में कांपती है और जो धीरे से मेरे कानों में कह रही है, लेट द डेड लाई इन पीस। गलियारा पार करके मैं अपने कमरे में लौट आई थी और अपने बिस्तर पर लेटी रही थी। न जाने कितने मिनट गुजर गए। देर तक लॉन में झिंगुरों का स्वर सुनाई देता रहा। पर्दे के रिंग चांदनी में बड़े बड़े छल्लों से चमक रहे हैं और जब हवा चलती है तो धीरे से खनखना उठते हैं। केशी के कमरे की बत्ती का आलोक अधखुले दरवाजे से निकलकर मेरे संग संग भीतर चला आया है। बंगले के परे, लॉन के परे पहाड़ी का मौन है। इस समय भी वहां चांदनी फैली होगी, झाड़ियों पर, पुराने पत्थरों पर। कोई नहीं जानेगा कि वहां टीलों और सदियों पुरानी चट्टानों के बीच एक बेर की झाड़ी है। पिछले साल उस झाड़ी के पीछे मैंने मीनू से कुछ कहा था। वे शब्द आज भी कहीं कच्चे बेरों के संग पड़े होंगे। आधी रात को सहसा मेरी आंख खुल गई थी। शायद खिड़की के सामने झूले की रस्सी की परछाई को देखकर मैं डर गई थी। रजाई उठाने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। क्षण भर के लिए मेरे हाथ कमरे के अंधेरे में फैले रहे थे। मैं एकाएक आतंकित सी हो उठी थी। मुझे लगा था जैसे मेरी टांगें एकदम बर्फ सी ठंडी हो गई हैं। मैंने शैल के बिस्तर की ओर देखा। वह सो रही थी। उसका आधा चेहरा कंबल में छिपा था। आधे चेहरे पर फीकी सी चांदनी सरक आई थी। मैं बिस्तर से उतरकर कमरे की देहरी तक चली आई। गलियारे में निपट अंधेरा था। लाइब्रेरी की बत्ती गुल हो गई थी लेकिन दरवाजा खुला था। मैं देहरी पर खड़ी रही। एक आवाज है, आवाज भी नहीं, केवल एक प्रवाह है जो टूट रहा है। जितना टूट रहा है उतना ही ऊपर उठ रहा है। हवा से भी पतली एक चमकीली झाई धीमे, बहुत धीमे, एक उखड़ी बहकी हुई सांस की मानिंद मेरे पास चली आती है और उसे कोई नहीं रोकता, जैसे वह अपना दबाव खुद है, खुद अपने दबाव के नीचे खींच रही है। लगता है जैसे हवा स्वयं एक घूमते हुए घेरे के बीच आ गई हो, भूल से फंस गई हो और उड़ने के लिए, उसे घेरे से मुक्ति पाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही हो। केशी, मैंने धीरे से कहा। केशी। मैं अंधेरे में खड़ी रही देहरी पर। मुझे लगता है जैसे मेरे भीतर बादल का एक श्यामल टुकड़ा आ समाया है और वह बूंद बूंद टपक रहा है। मैं उसके नीचे खड़ी हूँ और भीग रही हूँ। देर तक खड़ी भीग रही हूँ। शायद कोई लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड रहा होगा, क्योंकि जब तक मैं सो नहीं गई वह बजता रहा था। आज केशी नए रिकॉर्ड लाया है। जब तक वह सब नहीं बजा लेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैं करवट बदल कर लेट जाती हूँ। मैंने अपना एक हाथ शैल के तकिए के नीचे रख दिया और मैं धीरे धीरे उसके पास खिसक आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी देह की गरमाई अपने में खींच लूँ। चांदनी का एक चौकोर बित्ते भर का टुकड़ा केशी की किताब पर पढ़ रहा है, स्पेस, टाइम एंड आर्किटेक्चर। मैं देर तक उस टाइटल को देखती रहती हूँ, फिर पलकें झुक जाती हैं। सोने के पहले केवल एक धुंधला सा विचार बह आता है, कल हम सब पिकनिक करने पहाड़ी पर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।